जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सब तैयारी चल रही है, तैयारी कर रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में आप पूरी थ्योरी पढ़कर आए होंगे आज सभी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सभी लोग पढ़ के आए हैं आज बेटा। मतलब इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं और सरल क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नमस्ते। आ जाएं जब फटाफट, सब जल्दी से स्टार्ट करें। बराबर बता दो, आवाज वगैरह सब क्लियर है? साउंड बराबर पहुंच रहा है आप तक? दिख रहा है बराबर? आज सारे चैप्टर्स भी मैं आपको लाया हूँ, स्कोरिंग टॉपिक्स जो है वो भी सब मैं आपको लेकर आया हूँ। तो हम उसको आखिरी में डिस्कस करें स्कोरिंग टॉपिक्स पर। अभी हम पहले डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की बात करें। धर्मेंद्र बोलो बच्चों। आ गया शेखर। चलो चलो, क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स आप पढ़कर आए हैं, फिर भी मैं साथ साथ थ्योरी बताता जाऊंगा, है ना, साथ साथ थ्योरी बताता जाऊंगा। राम नाम ले लिया भाई मैंने तेरा। राम नाम तो वैसे भी गोविंद शर्मा। चलो स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड, वेलकम वेलकम। आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप बिल्कुल स्टडी करने वाले हैं। अनंत, क्या नाम है? अनंत राज। अनंत राज। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा ही ना, आज तो सब वही अपन करेंगे, आज वही पढ़ेंगे। आज हम सब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मतलब जो आए हैं अभी तक, उस तरह के क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ PYQ से ही डिस्कस करेंगे, है ना, है ना। ठीक है, तो नम्रता स्टार्ट करते हैं बेटा। PYQ से स्टार्ट करते हैं। देखो जरा पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है अधिकतर पूछे गए। देखो 23 में भी पूछा है, पहले भी पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ये क्या लिखा है? P दिया है, A दिया है और Q दिया है, और PAT, PA और P ट्रांसपोज। ये 1 वगैरह नहीं है यार, ये 1 क्यों लिखा है? 1 नहीं है, सिर्फ Q बराबर कितना है यार? ये बीच में PA P ट्रांसपोज है। Q बराबर कितना है? PA P ट्रांसपोज है। और क्या निकालना है हमें? यदि ऐसा दिया है ABCD, तो 2A + B - 2C - 3C - 4D, ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। एडजॉइंट पर क्वेश्चन करना ही है पक्का। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मैट्रिक्स देखकर आपको क्या अपन इसमें क्या करें? P और P ट्रांसपोज निकाले। देखना P क्या दिया है? P दिया है। इस मैट्रिक्स को देख के आपको क्या दिखा? पहले तो P बराबर √3/2 और 1/2 -1/2 और √3/2। P ट्रांसपोज भी लिख देता हूं। P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? √3/2 और -1/2, 1/2 और √3/2। इन दोनों को देखकर क्या दिखता है, क्या नजर आता है? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलो पहले यार, है ना, थोड़ा सा बातें बंद करके इसको मैं समझाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरा इसमें रहेगा, आपके चैट पर से आप भी इधर उधर की बात नहीं कर पाएंगे। इस मैट्रिक्स को देखकर मैं ये बोल रहा हूं, आप क्या देख पा रहे हैं? चलो मैं अभी यहां पर P ट्रांसपोज निकाल देता हूं। अभी यहां पर मैं फिलहाल P और P ट्रांसपोज निकाल देता हूं। पूरी कंप्लीट बात मेरी सुनना, आपको नजर आएगा। पहले पूरी बात करेंगे हम, फिर बाद में हम प्रॉब्लम पूछेंगे। मैंने पहले P और P ट्रांसपोज तो निकाल ही लिया। P है और P ट्रांसपोज है, इसकी वैल्यू निकाली मैंने। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, 3/4 1/4 1 आएगा, -√3/4 + √3/4 0 होगा,
-√3/4 प्लस √3/4 0 होगा, रो इंटू कॉलम, और ये फिर 1 होगा। पर मैं यहां पर P और P ट्रांसपोज को सिर्फ इस P को देखकर P ट्रांसपोज को I लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? कैसे लिख सकता था? ध्यान से सुनो, इसको मैं देखकर बोल सकता हूं ये I है, मतलब ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको देखकर मैं बोल सकता हूं P इंटू P ट्रांसपोज I होगा। इसको देखकर बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या कि इसको देखकर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये I है? देखकर, सिर्फ इसको देखकर बोल सकते हैं PPT I है। कैसे? कोई बताएगा क्या कैसे बोल सकते हैं इसको? किसी को देखें, थ्योरी कौन पढ़कर आया है? इसको मैं बोल रहा हूं P इंटू P ट्रांसपोज बराबर I, सॉल्व करके नहीं, ऐसे ही देखकर बोल रहा हूं। कैसे बोल सकता हूं? बताएंगे कोई? जल्दी से बताओ, यदि किसी को जवाब मालूम है तो, कि मैंने डायरेक्ट I इसको कैसे बोल सकता हूं? इसको मैं डायरेक्ट I कैसे बोल सकता हूं? हाँ, बताएंगे? बताएंगे जल्दी से, कोई बताए शायद। यस, शिशु प्रिया ने सही बोला है। लांबिक आव्यूह, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लांबिक आव्यूह कैसे? लांबिक आव्यूह में क्या कंडीशन क्या है? विषम सम्मित भी नहीं, ये लांबिक आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? लांबिक। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना कि लांबिक आव्यूह है? ये लांबिक आव्यूह है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? देखो, ये आप मान लो दो वेक्टर हैं, है ना? कैसे लांबिक आव्यूह कैसे पहचानते? देखो, लांबिक आव्यूह को पहचानने की कंडीशन सुन लो। जैसे मान लो ऐसा लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखना, लांबिक आव्यूह पहचानने की कंडीशन याद दिला रहा हूं। इस हर रो में, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो का जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। किधर से भी ले लो, इसका स्क्वायर ये बनाएगा। और साथ में कोई भी दो आपस में रो या कॉलम लो तो आपस में वो परपेंडिकुलर होंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक का मॉड लेने पर, मतलब √A² प्लस B² प्लस C² ऐसे लेने पर, ध्यान से सुनो, A² प्लस B² प्लस C² तीनों में देखो, यहां पर भी मैं √3/2 1/2 A² प्लस B² 1 है, यहां भी 1 है, ऐसे लेंगे तो भी 1 है, और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 है। यदि ऐसा होता है तो वो लांबिक आव्यूह होता है। मतलब इनका सभी का यूनिट वेक्टर होते हैं, तीनों की तीनों रो में या कॉलम में, और आपस में किसी भी दो रो को या दो कॉलम को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, यदि वो 0 आता है तो उसको बोलते हैं लांबिक आव्यूह। तो इसका मतलब ये एक लांबिक आव्यूह है। और यदि लांबिक आव्यूह है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब P और P ट्रांसपोज I होता है। इसलिए मैंने इसको देखते ही बोल दिया P इंटू P ट्रांसपोज बराबर I। एक तो ये बात आपने सीख ली, ये बात सबको समझ में आ गई कि लांबिक आव्यूह कैसे देखना है। भाई आप सिर्फ ये देखो, हर कॉलम में या हर रो का आप स्क्वायर करके जोड़ो यार, 3/4 1/4 1 देखो हर तरफ से, और दो का किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करो, 0 है। यदि ऐसा आ जाता है तो वो लांबिक आव्यूह। और यदि लांबिक आव्यूह है P इंटू PT I। मान लो आपको ध्यान नहीं आया लांबिक आव्यूह, तो आप मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो ये आया आपका कितना I, पर आपको दिखना चाहिए। दूसरा वाला मैट्रिक्स भी स्पेशल है। दूसरा वाला मैट्रिक्स कैसा है? 1 1 0 1। इसमें मैंने आपको क्या स्पेशलिटी बताई थी इस मैट्रिक्स की, ये भी मैं आपको याद दिलाऊं, ये भी मैं याद दिलाऊं। यदि कभी ऐसा है, यदि ऐसा है, A एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स स्पेशल मैट्रिक्स 1x 0 1 या फिर 1 0 x 1, ऐसे मैट्रिक्स हैं, तो इसमें यदि आप A की पावर n करते हैं तो ये आता है 1 nx 0 और 1। ये स्पेशल मैट्रिक्स है, ये भी आपको, ये भी मैंने बताया है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में यही कंडीशन है, दोनों में यही कंडीशन है। an इसमें कितना आएगा? 1 0 nx और 1। ऐसा मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है।
आप भले ही मल्टीप्लाई बार बार करके देख लो, पर मैं बोल रहा हूं आपको ये याद रहना चाहिए, वन वन एन एक्स जीरो और वन, भले ही आप करके देख लो। ए स्क्वायर किया जिससे जीरो क्या है, 1 जीरो 1, और इसका एक बार और मल्टीप्लाई किया। जो जो बातें मैं बता रहा हूं आपको याद रखना। आप मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे 1, ये x और x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 1। देख लो आप। तो ये एक आपको इस तरह का कभी भी आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1x 0 1 है या फिर 10x1 है। इसको n टाइम्स करते हैं तो ऐसा आता। और एक और दूसरा एक ये बताया था, a बराबर ऐसा दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, दो स्पेशल मैट्रिक्स हैं। इसमें जब पावर में n करते हैं, इसमें जब पावर में आप n करते हैं तो ये भी क्या आता है बेटा, ये भी क्या आता है cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा और cos n थीटा। ये भी याद रखना है। मतलब ये अपन बार बार वहां सॉल्व थोड़ी करेंगे यार, ये हम बार बार सॉल्व थोड़ी करेंगे। एक और बताऊं, अभी एक और बताऊंगा, इसमें मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए यहां क्वेश्चन में देखें, है ना, यहां क्वेश्चन में अपन देख रहे थे। तो इसका मतलब इसमें a की पावर n कितना हो जाएगा, 1n और 0 1, ऐसा हो जाएगा। अब q क्या है, तो q है pa और pt, ऐसा है q। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, pt q की पावर कितना 200 है या 2003 है, शायद 2003 आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं, आंसर के हिसाब से 2007 है इसमें। ये कितना है 2007, आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। q की पावर 2007 और कितना है फिर p, इसका हमें रिजल्ट निकालना है। तो ठीक है, हम q को यहां रखते हैं, pt q है कितना है pa pt, फिर एक बार रखा, फिर pa pt ट्रांसपोज, ऐसे ही कितनी बार रखा, 2007 बार रखा pa p ट्रांसपोज, और आखिरी में रखा p, ऐसे रखा। कितनी बार रखा ये यहां से यहां तक कितनी बार है, तो 2007 बार। जितनी बार भी दिया हो यार, 200 बार दिया, 2007 बार, 2007 बार लिखा है। हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 है 200, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार। मान लो वहां 200 होता तो, पर हाँ बस आंसर मैच करने के लिए मैंने 2007 लिख दिया। अब देखो यहां पर पीटी, अब जैसे p इंटू पी आए है तो pt इंटू पी भी आए होता है, क्योंकि आए है यूनिट वेक्टर है, तो ये कैसा होगा, कम्यूट होगा। हम हर समय भी को भी ये नहीं लिख सकते, लेकिन आया है मतलब इसको आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो अब देखो ये जितने हैं बीच बीच के ये हो रहे हैं आए, तो क्या आ रहा है आए ए, फिर आए ए, और आए का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब p बराबर कितना आया, a की पावर 2007। अब यहां a की पावर n मैंने आपको बताया, ये p नहीं, ये इस पूरे की वैल्यू pt q की पावर 2007, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 1 2007 0 और 1, बस ये हो गया। अब यहां पे वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना, इसमें a बराबर 1 है और b बराबर 2007 है, c बराबर 0 है और d बराबर 1 है। बस इसमें यहां वैल्यू रख दो। तो 2a मतलब 2 प्लस b मतलब 2007, c मतलब 0, 4d मतलब 4, तो कितना आया 2005। क्या आंसर आया बेटा 2005। बेटा दोनों बातें इसमें समझ में आ गई क्या आपको, इसमें पोल तो ठीक है यार, तू बात अभी समझ में आई कि नहीं तुमको, ये बताओ तुम मुझे पहले। एक तो मैंने 2 चीजें इसमें क्या समझाई आपको, ये लांबिक, यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको बातें याद रहे वहां पर एग्जाम में, एक ये वाला मैट्रिक्स ये भी याद रहे, ऐसे तो बता ही था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में करने पर और आपको अच्छे से याद रह सकता है। तो ये ऐसा आया, और इसमें कितना आया 2005 आया। बोलो आंसर क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको।
दोनों बातें समझ गए आप, लाम्बिक भी समझ गए और आप ये वाला मैट्रिक्स भी समझ गए। ऐसा जब भी आएगा आप डायरेक्ट लिखेंगे इसको ऐसा 1n01 1n01, यही छोटी छोटी बातें काम आती है बेटा। ये क्वेश्चन में आपका टाइम सेव करती है, समय बचाती है ना। फिर देखो अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी तुम बोल रहे थे ना, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, बस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही वाली है, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर मॉड ए की पावर n माइनस वन, n मतलब कोटि, 3 है तो 3। अब सुनो जरा, एडजॉइंट 2 बार है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ए की पावर मॉड ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। और यदि ऐसा है कि एडजॉइंट कितनी बार है बेटा, एडजॉइंट n के टाइम से के बार है, एडजॉइंट ए, तो यहां क्या लिखेंगे, ए की पावर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही काम आती है यार, सबसे ज्यादा यही काम आती है, ये वाली एक नई बात सीख ली आपने, अब ये भी याद रख लो। पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टी बढ़ाई है, यहां पर मैं आपको वो बातें गिन गिन के बता रहा हूं जैसे जैसा आपका एग्जाम में आपको याद कर सकते, रख सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं। चलो आ जाओ, तुम पोल तुम समझना कम चाह रहे हो, चल ले तुम्हारा टेस्ट कर लेते हैं। पोल बताओ इसका, पोल बताओ, चलो करके बताओ क्वेश्चन को, इसको प्रॉपर्टी मैंने बता दी, क्वेश्चन आप करके बताओ, क्वेश्चन आप करके बताओ। बेटा सबको समझने भी दो, कंसेप्ट एक एक आपको क्लियर होने दो, वापस से याद आने दो सारे कंसेप्ट, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के जो मेन कंसेप्ट आपको जो एग्जाम में यूज में आएंगे वो कंसेप्ट याद करने दो वापस से। आप पढ़कर आए हो थ्योरी में, एक बार और बता रहा हूं तो आपको एक एक कंसेप्ट याद आता जाए। हर क्वेश्चन में आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता जाऊंगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, इसमें मैंने आपको ये जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखें जरा क्या आया है, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या आया है बता लो भाई, पोल में ले लो इस क्वेश्चन को, पोल में ले लो, क्या आंसर आया है बता दो, पोल में दो ले, पोल में ये मतलब करो क्वेश्चन क्या आया, ये प्रॉपर्टी बता दी मैंने, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर बताओ, आंसर बताओ। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है ना, पहले अभी इसके पहले क्या देखा अपन ने, लाम्बिक अवयव देखा और 2 स्पेशल मैट्रिक्स देखे कैसे होते हैं। एक एक बात नोट करते चलना बेटा, यही आपको मैट्रिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, क्वेश्चन मैट्रिक्स के आपको सॉल्व करवा देंगे। ये आंसर है इसका, ये आंसर है ऐसा, करेक्ट 50% बच्चों ने जवाब दिया है, करेक्ट 50%, नियति, सोनल, सत्य कीर्ति, राहुल और राम केसर यादव, करेक्ट 50% बच्चों ने जवाब दिया है। अब इसको अपन आ जाए देखें, एडजॉइंट कितनी बार है, 3 बार है, तो क्या होगा ये 2a की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, समझो 3 माइनस 1 की पावर 3, 3 क्यों लिया, क्योंकि जितनी बार एडजॉइंट है वो यहां पावर में लगाओ और इसे लिखो n माइनस 1, n मतलब ऑर्डर, देखो 3 है तो 3 माइनस 1 का ऑर्डर, तो कितना हुआ 2a की पावर में कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 आया। अब सुनो, किसी डिटर्मिनेंट से 2 को बाहर निकालते हैं तो कितनी बार 2 आ जाता है, 3 बार आ जाता है, 2 की पावर n आ जाता है, ये भी सबको मालूम होगा, ये भी सब अच्छे से जानते हैं, ये भी सभी को मालूम है भाई। एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है, इसमें आपने किसका इंटू किया है, k का इंटू किया है, और पावर में कितना है, मतलब इसमें से आपको k बाहर निकालना है तो k क्यूब a आ जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं k की पावर n आ जाएगा। जितना भी ऑर्डर है उतनी बार कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जितना ऑर्डर होता है, 3 ऑर्डर है तो 3 बार कांस्टेंट बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट के 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा तो ये तो हो गया कितना 2 की पावर 24 और डिटर्मिनेंट a की पावर में 8। अब डिटर्मिनेंट a देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट a कैसे देखोगे, तो 2 के साथ 4 माइनस 1, सीधे सॉल्व करता हूं, डिटर्मिनेंट a सॉल्व कर रहा हूं,
ये भी आपको सॉल्व करने की जोरदार प्रैक्टिस होना चाहिए। -1 के साथ 0 -2, तो ये कितना हुआ 0 + 2, 0, एक मिनट, -1 के साथ 0 2, हाँ ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 के साथ 2 - 0, कितना आया बेटा 6 - 2 मतलब 4, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 4, तो 2 की पावर 24 और 4 की पावर 8, 4 की पावर 8, या मैं बोलूं 2 की पावर 24 और 2 की पावर 16 मतलब 2 की पावर 40, तो मैं 16 की पावर 10 लिख देता हूं और आंसर इसका 10 बोल देता हूं। समझ में आपको आ गया होगा। तो और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी आपने देख ली, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी आपने देख ली। आप पढ़कर भी आए हो ना, पढ़कर भी आए हो, सारी थ्योरी देख कर आए हो, सारी थ्योरी देख कर आए हो, है ना, पढ़कर भी आए हो, थ्योरी भी देख कर आए हो। अब ये आज बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। बेटा मैंने वो कॉम्प्लेक्स में आपको वो सब समझाया जो आपने बोला था, है ना, कॉम्प्लेक्स वाले में देख लेना, वो सारी चीजें बाकी बता चुका हूं, है ना। तो ये आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई, एक ऑर्थोगोनल वाली भी बता दी, 2-3 बातें बताई, एक ऑर्थोगोनल समझाया क्या होता है, एक आपको ये स्पेशल मैट्रिक्स बताया मैंने, 2 स्पेशल मैट्रिक्स बताए ये 2, और फिर यहां पर मैंने ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई। यहां तक अपन ने देख लिया बेटा, यहां तक हमने देख लिया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है सभी को बात। एक्सप्रेस बेस से भी रिवाइज किया है तो आपको यहां पर वहां पर सब मालूम पड़ गया होगा, एक्सप्रेस बेस से भी सब मालूम हो गया होगा। चलो जरा ये क्वेश्चन देखें। अब ये इस टाइप, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप ये देखो, मतलब आपको सीधा सीधा तो आप सॉल्व कर ही लोगे, जहां जहां सीखने वाली बात है वो मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आया हूं PYQs के थ्रू, कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। मतलब सीधे सीधे कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना होते हैं, टेक्निक्स कैसी लगती हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को देखना है। ये क्या दिया है, a² दिया है, क्या दिया है, a² दिया है, 3a + αi। अच्छा, क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं क्या, और इसमें स्क्वायर में सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या। अब यहां पर मैंने आपको एक बात याद दिलाई थी कि a + b का स्क्वायर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, तो बोले हमेशा नहीं कर सकते, केवल तब कर सकते हैं जब AB और BA बराबर हो। यदि AB और BA बराबर हो तो ऐसा हो सकता है, AB और BA बराबर हो तो बाइनोमियल थ्योरम पूरा लग सकता है भाई। और यदि AB और BA बराबर नहीं है तो फिर आप उसको 2AB नहीं लिखेंगे, AB + BA आएगा, फिर वो फिर ऐसा होगा, AB A + B को आप क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, और फिर ना ऐसा आएगा A × A × B। लेकिन यदि मान लो कम्यूट है, AB = BA है, तो फिर आप इसको सीधा लिख सकते हैं। ये एक और बात याद दिलाई मैंने, ये एक और बात याद दिलाई, यहां पर ये कम्यूट है भाई, A और I कैसा होता है, A और I तो दोनों बराबर ही होते ना, तो ये कम्यूट है, यहां पर हम सीधे लगा सकते हैं। यहां क्या आएगा 9a² + 6 और कितना है अल्फा है ना, 3a + अल्फा है, तो ये कितना आएगा 6α और प्लस I² का I ही होता है, I² से I ही होता है, मैं भी लिख देता हूं। अच्छा, A4 9, A² फिर से लिख दो, क्या है A², 3a + αi + 6α और प्लस I, तो ये कितना हुआ A4 27 + 6α के साथ A है, और 9α + 1 के साथ I है, ऐसा है, 9α + 1 के साथ I है, देख लो ऐसा है। अब हमें दे रखा है A4 दिया है, A4 कितना दिया है, तो A4 दिया है 21a + βi। कंपेयर करो और जल्दी से बताओ A और इसमें आंसर कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कंपेयर करो और इसका आंसर बताओ।
कंपेयर करो और इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। इसका आंसर, अच्छा यहाँ पर यार ना अल्फा स्क्वायर लिख लेना, ये करेक्ट कर लेना यार, है आप समझ गए हो। हाँ कंपेयर करो और आंसर बताओ। इसमें सबने करेक्ट लिख लिया होगा, सही लिख लिया होगा ये अल्फा स्क्वायर। हाँ अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने कर लिया होगा। आंसर बताओ इसका क्या आंसर आया है। इसका इसका आंसर क्या आया है, तो इसका आंसर आया है बी वाला। 65% बच्चों ने सही दिया है यार, मतलब बच्चे सब करके आए हैं, क्या कर रहे हो यार, मतलब इस बार कितने बच्चे अच्छे बच्चे सिलेक्ट होने। कंपेयर कर लिया, 27 प्लस 6 अल्फा बराबर 21, तो 6 अल्फा बराबर -6, अल्फा इक्वल टू -1, और बीटा बराबर 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब -9 + 1 -8 आंसर इसका आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है। समझ जाते हो, समझ जाते हो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। अब बेटा ये आपको इक्वेशंस के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है, मैं आपको एक इसकी जानकारी पूरी अच्छे से एक बार दे दूं क्या थोड़ी सी, क्योंकि ये ना मेन क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा 3 इक्वेशंस के बारे में आपको पूरी बातें मालूम होना जरूरी है। मैं शॉर्ट में आपको सारी बात एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको बात क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहां पर 3 इक्वेशन लिखी है, a1x b1y c1z बराबर d1। जरा सुनते जाओ, ये 3 समतल के समीकरण हैं बेटा। क्या है ये? समतल के समीकरण हैं, ये आपके समतल के समीकरण हैं। ये आपके 3 कैसे समतल के समीकरण हैं। अब समतल कैसे काटते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को लाइन पे काटते हैं। 2 समतल जब आपस में क्रॉस करते हैं तो बीच में एक लाइन आती है, लाइन आती है। इसमें हमने देखा क्रेमर रूल कि डेल्टा निकाल लो आप, आपको मालूम है डेल्टा क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ऐसा लिख दिया, एक ही बात थी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ऐसा निकाल लिया हमने, है ना। इसको d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा, इसको हम d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा y आ जाएगा, और x बराबर कितना होगा, तो ये तो क्रेमर रूल हुआ, ये तो आपका क्रेमर रूल हुआ। जरा मेरी छोटी सी बात है, ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। z बराबर डेल्टा z अपॉन डेल्टा, ये आप पढ़ कर आए हैं। अब मैं जो बोलना चाहता हूं वो बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो डेल्टा जो है वो 0 नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब 3 प्लेन एक पॉइंट पे काट रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लो 2 दीवार और एक छत एक कोने पे कट रही है, वो कोना है ये वाला सॉल्यूशन। 3 प्लेन मतलब एक प्लेन इधर, एक प्लेन ऐसा और एक प्लेन ऐसा, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना। दूसरा अपन ने क्या देखा है कि डेल्टा तो 0 हो, डेल्टा 0 हो, लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z में से कोई भी एक 0 नहीं हो, कोई भी एक 0 नहीं हो। मतलब समतल कैसे हो, अलग अलग कंडीशन बन रही है, 2 समतल पैरेलल हो गए, एक समतल ऐसा हो गया, ये समतल बोल रहा हूं, ऐसा समतल सोचना, तो इसमें कहीं तीनों समतल तो एक पॉइंट पे कट ही नहीं रहे ना, या 3 समतल ऐसे हो गए, 3 समतल इस तरह से हो गए, तो ये तीनों समतल भी एक पॉइंट पे तो नहीं कट रहे ना। ऐसी जो भी कंडीशन है वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो ये है कोई हल नहीं। और एक और सरल तरीका बताऊं इसको मैं, कोई हल नहीं का, कि डेल्टा तो 0 आ जाए, डेल्टा 0 आ जाए
और एडजॉइंट ए और बराबर में जो दिया है वो बी, इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं हो, मतलब ये तीनों इनका जब प्रोडक्ट आए वो तीनों जीरो नहीं निकले, तो भी आप बोल सकते हो कोई हल नहीं। अभी देखो तीनों निकालने से बच जाओगे आप। फिर से सुन लो, डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब जब सॉल्यूशन आए तो बोलेंगे उसको संगत हल, एक आए चाहे अनंत आए, एक हल आए चाहे अनंत हल आए, वो सॉल्यूशन निकल रहे हैं मतलब वो संगत हल, कंसिस्टेंस। और हल नहीं निकले, नो सॉल्यूशन, तो वो नॉन कंसिस्टेंस, असंगत हल। असंगत हल की एक तो कंडीशन ये है कि डेल्टा जीरो हो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो नहीं हो, लेकिन तीनों निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप ऐसा ले लो कि एडजॉइंट ए इंटू बी ये जीरो नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट ए इंटू बी यदि, अच्छा यदि ये जीरो आ जाए, सारे के सारे जीरो आ जाएं, सभी जीरो आ जाएं, तो सारी कंडीशन में, अधिकतर कंडीशन में तो अनंत हल है। केवल एक कंडीशन छोड़कर, कौन सी कंडीशन? तीनों समतल समांतर हैं, ये वाली कंडीशन छोड़कर, है ना, अनंत हल है। या इसका कोई हल नहीं के लिए भी ये कंसेप्ट लगेगा, लेकिन एक ही कंडीशन रहेगी उसमें, जब तीनों समतल आपको समांतर हल, कोई हल कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई नहीं है क्या? हल नहीं, या कोई हल नहीं, अनंत हल या कोई हल नहीं। लेकिन ये वाली जो बात है, ये वाली बात केवल एक जगह पर आके टिकती है, जब तीनों समतल समांतर हो। और वो है ना, क्वेश्चन से नजर आ जाता है तीनों समतल समांतर, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, कॉमन कुछ निकालकर एक जैसे दिखते हैं, तो भी वो तीन समतल समांतर, तो सारे डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाते हैं और कोई हल नहीं आ जाता। ये पूरी की पूरी थ्योरी है, ये पूरी याद रखना है, ये कंप्लीट थ्योरी है, ये बात याद रखना। यहां पर एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आ जाएगा? जीरो, मतलब नल क्या आएगा, इसको बोलेंगे अपन शून्य आव्यूह आएगा। क्या आएगा? शून्य आव्यूह आएगा। हाँ, ये वाली थ्योरी आपको, देखो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। बोलो जरा, ये बात क्लियर हो गई क्या? ये मतलब है ना, मैंने अभी तक जो आपको थ्योरी बता दी ना, अभी तक जो थ्योरी बता दी उसमें सारे कंसेप्ट मैंने मैट्रिक्स के आपको क्लियर करवा दिए। जो मेन मुख्य आते हैं, मुख्य आते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है और अधिकतर क्वेश्चन है ना इसी पे से पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट कर लेना ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मालूम रहे आपको, है ना। कंसिस्टेंस मतलब उसका हल आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है ना। ये वाली इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। इतने में मैंने पूरी थ्योरी लिख दी, इसको मैंने आधे पीरियड में करवाया था, कंप्लीट थ्योरी इसमें बता दी मैंने। क्वेश्चन तो ठीक है, ये थ्योरी ज्यादा जरूरी थी इसलिए मैंने बता दी। यूनिक सॉल्यूशन पहले आप चेक करो, फिर आप ये देखो कि यदि इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, या फिर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं आ रहा है, तो कोई हल नहीं है। और यदि सारे के सारे जीरो आ रहे हैं तो सभी केस में अनंत हल है, एक छोड़ के, जब तीनों समतल समांतर हो। बस इतनी सी थ्योरी है, बस इतनी सी थ्योरी है। क्या एक बारी डेल्टा एक्स ऐसे निकालना, ये डेल्टा है, डेल्टा एक्स ऐसे निकालना बेटा, है ना। आप थ्योरी पढ़ के आना था आपको, फिर भी मैं बता रहा हूं, ये ऐसे निकालते हैं, प्रूव करके बताया है मैंने। ये बेटा डेल्टा ऐसे निकाल लेना, ये ऐसे निकाल लेना। डेल्टा वाई निकाले तो बीच में D1 D2 D3 रख लेना। डेल्टा जेड के लिए, पर इसकी आपको जरूरत कम पड़ेगी, है ना। आपको तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाली बात याद रख लो, ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें सारी याद रख लो, ये सारी बातें याद रख लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतने सारे देखो, इस तो मैंने कवर कर दिया, ये सारी चीजें याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। जब ऐसी तीन इक्वेशन दे रखी हो तो यही कंसेप्ट लगेगा। देखो इसमें ध्यान रखो, कंसिस्टेंस वाली बात बोले, संगत हल वाली बात बोले, तो ये भी संगत हल है और ये भी संगत हल है। अनंत हल है तो क्या वो हल तो है ना। और ये असंगत है, ये असंगत है, मतलब नॉन कंसिस्टेंस है। जब हल नहीं निकले तो नॉन कंसिस्टेंस, और हल निकले उस पे भी आ रहा हूं बेटा बॉम्बे,
उस पर भी आ रहा हूं, ट्राइवल सॉल्यूशन पर भी आ रहा हूं। पहले इसको कर ले, इन तीन की बात हो गई। अभी ये कैसे इक्वेशन है, बराबर में यहां पर जीरो नहीं है, D1 D2 D3 है। कंसेप्ट पूरा याद रख लो, बिल्कुल रट डालो, इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा जीरो है और इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं है, या फिर ऐसा ले लो कि एडजॉइंट A इंटू बी जो है नल मतलब शून्य आव्यूह नहीं है, तो ये आपके असंगत हल है, कोई हल नहीं है। वो सारे जीरो हैं तो अनंत हल है, एक कंडीशन छोड़ के, जब तीनों समतल आपको समांतर दिखे। जब तीनों समतल आपको समांतर दिखे। अभी आ रहा हूं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल पर भी आ रहा हूं। पहले इसकी बात मैं आपको यहां पर कर लूं। जैसे मान लो यहां दिया है कि इस समीकरण में कोई हल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा निकालेंगे, फुर्ती से निकालते हैं। क्या है, अल्फा, 2 अल्फा 3 अल्फा, नहीं 3 है, 2 अल्फा 3, और फिर क्या है 2 3 अल्फा, और फिर 1 1 2, 1 1 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 6 माइनस अल्फा 4 अल्फा माइनस 3, और फिर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9, है ना। इसको सॉल्व करें आप, कितना आया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना आया 6 माइनस 6, और ये कितना है 6 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा यार 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, और फिर कांस्टेंट कितने हैं -8 प्लस 6 और माइनस 3, इसको लिया मैंने 0, तो अल्फा आया मेरा कितना -1 और 3, मतलब अल्फा बराबर -1 और 3 पर कोई हल नहीं है। मतलब ये यहां पर अपन देखेंगे कि मतलब अद्वितीय हल कब है, अद्वितीय हल देख लेते हैं, सभी पर है, केवल कब नहीं होंगे -1 और 3 को छोड़कर, बाकी सब पे ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हाँ यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अद्वितीय हल कब होंगे जब अल्फा -1 नहीं है और 3 नहीं हो। क्योंकि -1 और 3 होने पर ये डेल्टा कितना बन रहा है, 0 हो रहा है। मतलब हम यहां पर हमें चेक करना है अब कि इसके कोई हल नहीं है या हल है, ऐसा चेक करना है, हल है या ऐसा चेक करना है ना। बीटा बराबर, यहां पर इसको अपने को देखना है, बीटा बराबर 2 पर इसका एक हल है ही है या है नहीं है, ऐसा देखना है। अब इसको अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब एक बार लेते हैं अल्फा बराबर -1, अल्फा बराबर -1 लेते हैं, और बेटा अब इसमें क्या करो, क्या करो, एडजॉइंट A इंटू बी निकालो। एडजॉइंट इसका आपको निकालना पड़ेगा पहले आपको। अब यार थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहां देखेंगे अल्फा बराबर, मैं आपको यहां पर यार ना इतना लंबा कैलकुलेशन अभी नहीं करूंगा। देखो जब आप इसके लिए चेक करोगे ना, तो एडजॉइंट A इंटू बी वो आपका 0 नहीं आ पाएगा किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं आ पाएगा। और 3 के लिए जो है ना ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब इसके लिए तो अनंत हल होंगे, ये आप निकाल लोगे एडजॉइंट, है ना। ए पहले अल्फा की वैल्यू रख दो यहां -1 एडजॉइंट, और इसके लिए जो है ना, इसके लिए कोई हल नहीं होगा, बीटा कुछ भी हो। तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला इसका आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, बस सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं। कल की रिकॉर्डेड क्लास, कौन सी रिकॉर्डेड क्लास बेटा, बीटा बराबर R के लिए अल्फा बराबर -1 होने पर, अल्फा बराबर माइनस होने पर ये 0 नहीं आएगा। कुछ भी बीटा ले लो तो क्या आएगा आंसर, इसका फर्स्ट वाला आंसर आएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर आएगा।
ये गलत क्यों है? ये क्या बोला है? सभी अल्फा बराबर -1 के लिए इसका एक हल है। यार यहाँ पर एक ये देखो ना यार, अल्फा बराबर 3 के लिए तो इसके और भी सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। यहाँ बोला सभी अल्फा माइनस, मतलब आंसर कौन सा? फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे। अब हाँ, दूसरा एक नेक्स्ट कंसेप्ट इसके ऊपर आता है, सम्मित और विषम सम्मित पर। एडजॉइंट ए और बी क्या है यार, सुन लो, है ना यार, ऐसा मत करो प्लीज, है ना। ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे अपन बी। क्या बोलेंगे? बी। एडजॉइंट ए इससे निकालो, एडजॉइंट ए इससे निकालो, ये अल्फा पहले -1 रख दो, ये डेल्टा आ जाएगा, ये है आपका ए, और इससे आप निकालो, ये लिखा मैंने ए बराबर अल्फा की वैल्यू क्या रखो? -1, -2, 3, 2, 3 और -1, 1, 2 और 2। अब इसका 1, 1 और 2, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो। और वैसे तो आपको यहां पर ये दिखे गया अल्फा बराबर -1 के लिए इसका एडजॉइंट ए इंटू बीटा, बीटा बता दिया मैंने, बी क्या है बता दिया, ये रहा बी, 1, 1 बीटा, 1, 1 बीटा को बी बोलेंगे। हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपके लिए है ना, नहीं तो इस क्वेश्चन में बहुत जरा विच इज, चलो पढ़ो एक एक पढ़ो। पहला क्या दिया है? अल्फा बराबर -1, अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर आर के लिए कोई हल नहीं है, तो बीटा कुछ भी हो जाए, यहां पर ये 0 नहीं बन रहा है, तो इसके लिए कोई हल नहीं, पहला सही। दूसरा देखो, इसका कोई हल नहीं है यदि बीटा बराबर -1, बीटा बराबर अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 2, ऐसे ये गलत बात है, क्योंकि बीटा बराबर 2 के लिए इसका ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बीटा बराबर 2 के लिए कि इसका कोई हल नहीं हो, बीटा इज नॉट इक्वल टू 2 हो, क्योंकि बीटा के सभी के लिए कोई हल नहीं है, बीटा के सभी के लिए कोई हल नहीं, बीटा 2 भी हो तो भी हल है, तो भी हल नहीं है, बीटा 2 भी हो तो भी हल नहीं। यहां पर देखो अल्फा बराबर -1 क्या लिखा? सभी अल्फा बराबर -1, लेकिन नहीं, अल्फा बराबर यदि -3 आता है तो भी इसका अनंत हल आएगा, कोई हल नहीं आएगा, है ना। इसलिए ये तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ही आपको खास ध्यान, थोड़ा सा क्या, हाँ एक और बात ध्यान रखना, आपको बहुत सारे जैसे मान लो डिटर्मिनेंट वगैरह निकालने को आए तो वो क्वेश्चन पहले मत करना यार, क्वेश्चन पहले मत करना। तो तुम लोग ऐसा करते क्यों हो यार, तुम लोग ऐसा करते क्यों हो? ये इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसको मैं करूंगा तो इसमें टाइम अपना चला जाएगा, इसलिए यार क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं। ये एक नया कंसेप्ट, ये भी आपको बहुत, इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे, क्या मालूम क्यों हर बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या बोला है? ए बी सी, ए सम्मित है, ए सम्मित है मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी और सी विषम सम्मित है मतलब बी ट्रांसपोज बराबर -बी, सी भी विषम सम्मित है तो सी ट्रांसपोज बराबर -सी, ये मालूम होना चाहिए। अब बोले ये वाला सम्मित है क्या? एक मैट्रिक्स लिया अपन ने, क्या लिया? A13 B26, ये करके बताओगे क्या? और B26 देख कर हो जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ सकता है बेटा, है फिर से आ सकता है। बोले ये सम्मित है या विषम सम्मित है, तो इसका ट्रांसपोज लेता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक स्टेप खा जाता हूं। इस पे भी ट्रांसपोज लगा दो और इस पे भी ट्रांसपोज लगा दो, ट्रांसपोज लगा दो। ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ, ट्रांसपोज में, इनवर्स में, एडजॉइंट में रिवर्सल लॉ याद रखा करो। B26 की पावर मतलब B26 का ट्रांसपोज और A13 का ट्रांसपोज, और यहां पर क्या करोगे? B26 का ट्रांसपोज उल्टा करो, A की पावर 13 का ट्रांसपोज और B की पावर 26 का ट्रांसपोज, ऐसा रिवर्सल लॉ लगा दो। मैंने बताया ना बेटा, तीनों बाकी के गलत हैं, ये बताया मैंने कि नीचे के तीनों के गलत हैं, पूरी स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान से पढ़ लो।
ध्यान से पढ़ लो, तीनों की स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर समझ रहे हैं क्या आप? अब यहां पर b की पावर 26 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, b के ट्रांसपोज की पावर 26, a के ट्रांसपोज की पावर 26 माइनस a के ट्रांसपोज की पावर 13, b का ट्रांसपोज की पावर 2। यार ये प्रॉपर्टी बहुत सरल सरल है यार, लगाते जाओ। b ट्रांसपोज कितना है? माइनस बी, तो b की पावर -26 है तो प्लस ही हो जाएगा यार वो। a ट्रांसपोज तो a है, फिर यहां पर ये है a की पावर 13, और b ट्रांसपोज माइनस बी है लेकिन 26 है तो वही हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? तो इसमें और इसमें आपको माइनस का फर्क नजर आ रहा है। देखो तो ये -x हुआ, तो ये वाला कैसा हो गया? विषम सममित हो गया, विषम सममित हो गया, मतलब ये तो विषम सममित है, और ये वाला आपका सममित आएगा तो केवल S2 सत्य है। बोलो आ जाएगा क्या? ये वाली प्रोसेस आपने सीख ली है क्या? ये प्रोसेस सीख ली है क्या? अच्छा ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ दिया है क्या? अब यार मुझे या तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा फिर तो, ये तो मैंने आंसर देख के बताया है बस। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा यार, अब है ना आपको इसको चेक करना पड़ेगा। ये मैंने क्या नहीं निकाल के नहीं दिया है, मैंने केवल है ना आंसर देखकर वो बता दिया आपको। तो हो सकता है फिर ये इसके ऊपर क्या है? अब यार इसको चेक करना पड़ेगा, सच बात। यहाँ पे क्या पूछा है? सही नहीं है, सही नहीं है, तो फिर मुझे इसको चेक करना पड़ेगा यार, चेक करना पड़ेगा इसमें तो। इसको तो यार निकाल के आप इसको चेक करना है ना, इसको होल्ड पे रखो, इसको अपन कल देखते हैं, क्योंकि इसको चेक करना पड़ेगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा है ना। आंसर उसमें दिया था इसलिए है ना, इसको अभी होल्ड पे रखो, इसको अभी छोड़ो है ना। आगे समझ तो गए ना बात में क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ तो गए ना उसको? आप सॉल्व करके कर लेना उसको है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप समझ रहे हो क्या कहाँ चला जाएगा। बात मैंने आपको समझा दी है, आप इसको खुद स्वयं कर लेंगे, इसको स्वयं कर। मैं इस क्वेश्चन को कल फिर से ले आऊंगा, आप बोलोगे तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से ले आऊंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, ठीक है? बोलो बच्चों, बात क्लियर है? या तो उसको पूरा टाइम नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं सिर्फ, और कोई बात नहीं है। बोलो यश, क्या बोल रहे हो? चलेगा ना? बात समझ में आ गई? अच्छा बोलो ये क्वेश्चन आया कि नहीं आपको? ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं? जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा, ये मैंने ऐसे कई बार बताए हैं क्वेश्चन। आप ये वाला सॉल्व कर लोगे आराम से, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। S2 आपको ये सम्मित असम्मित बहुत अच्छे से बताया। सम्मित में आपको 2-3 प्रॉपर्टी आपको बताइए ट्रांसपोज की। क्या? एक तो ए बी का ट्रांसपोज हमेशा कैसा लिखा करो? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है ना। दूसरा ए की पावर एन का ट्रांसपोज है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए का ट्रांसपोज की पावर एन। ये वाली बातें दो लगी हैं बस, इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ मुझे जल्दी से जरा। ये फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने पहली बार में आपको कंसेप्ट बताया। 3-4 कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, 3-4 कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं।
वो चारों कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। पहला कंसेप्ट तो यही वाला जो मैंने शुरू में बताया था, लॉम्बिक आव्यूह हो और इस तरह से ज्यादा पावर दे रखी हो, ये 2023 ऐसा आ जाता है। एक कंडीशन तो ऐसी होती है। एक आपका क्रेमर रूल वाले क्वेश्चंस होते हैं, और एक अभी बताया मैंने सम्मित और विषम सम्मित वाले जो आव्यूह होते हैं उसके ऊपर, इस पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इससे फिर से क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है फिर से ये लॉम्बिक आव्यूह, वही वाले कंसेप्ट लगाओ, देखो जरा बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कितना है? सी इसका आंसर है। 40% बच्चों ने जवाब दिया। इसको मैंने फिर से देखो, ये क्या है आपका लॉम्बिक आव्यूह, समझ रहे हैं बात? आपको इस समझ में आ गई होगी बात। ये है लॉम्बिक आव्यूह। लॉम्बिक आव्यूह है मतलब ए और ए ट्रांसपोज कितना आएगा, तो बता दिया मैंने पहले ही, आएगा। अच्छा, बी की पावर एन कितना आएगा, तो अब ये भी समझ गए क्या आएगा, 1 माइनस एन आए, 1 और 0 और 1 आएगा। ये भी आप बात समझ में आ गई बात आपको। ये दोनों पहले ही क्वेश्चन में समझाया था, बार बार रिपीट होता है। एम कितना है, तो हमें क्या निकालना है, ए एम 2023 और ए ट्रांसपोज ये निकालना है। एम की वैल्यू आप रखोगे बार बार, ऐसी एम की आप वैल्यू रखोगे, एम की वैल्यू रखोगे, कितनी बार रखोगे, 2023 बार। और बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, बी की पावर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 2023 आए और 0 1। इसका आप क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स है सिंपल ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इसका एडजॉइंट निकालने का बहुत सरल तरीका है, आपको बता रखा है मैंने। क्या कर दो, इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनमें माइनस लगा दो, इसे बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है तो इसमें 1 है, एडजॉइंट है कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 1 1 को इंटरचेंज भी करेंगे तो फर्क नहीं आएगा, ये आए और यहां कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई इसमें। ये देखो, आप केवल आपको क्रेमर रूल वाले में क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये मैंने आपको पैटर्न के 2 क्वेश्चन बताए। देखो ये भी 23 में आया था, और पहले वाला भी देखो आपको हर पेपर में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर देखो एक और क्वेश्चन, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 0 माइनस 2 और 2 0, ऐसा दिया है। अच्छा, इसमें मैं ए स्क्वायर और निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर और निकाल लेता हूं, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 0 माइनस 2। अब ध्यान रखना, 0 माइनस 1 1 0 से स्क्वायर करने पे आए आता है बेटा। इसको यदि मैं सॉल्व करूं, तो ये सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, 2 बार लिखूं इसको, एक बार लिखा और इसका मल्टीप्लाई किया,
तो ये आ जाएगा 2 टू ज़ा -4 और ये होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा -4। तो ये आ जाएगा -4i इतना आ जाएगा। देख लो जरा, ए स्क्वायर क्या आएगा, -4i आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ए क्यूब क्या आ जाएगा, तो ए क्यूब में -4a आ जाएगा और क्या, -4a आ जाएगा। ए क्यूब में क्या होगा, -4a आ जाएगा, क्योंकि -4i स्क्वायर तो ये है ही, और इसमें एक a और इंक्लूड कर दो। अब देखो जरा क्या क्या निकालना है हमको, क्या क्या निकालना है। तो मैंने यहां पर अभी पहले m निकालता हूं। m क्या है, m है 1 से लेकर 10 तक रखना है। A2, A4, A6, A20 ऐसा रखता हूं। तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर -4 आए। बी ए की पावर 4 क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा, इस आई का स्क्वायर तो आई ही होता है, तो -4 का स्क्वायर आए, -4 का क्यूब आए, और ये -4 की पावर कितना हो जाएगा, 10 आए। मतलब आप है ना इसको चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, -4 आए कॉमन, -4 आए कॉमन ले लो, तो ये हो सकता है 1 प्लस -4 प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस -4 का पावर 9। इस पूरे को मैं कुछ मान लेता हूं, फिलहाल के लिए कांस्टेंट ही निकलेगा, तो इसको मैं मान लेता हूं -4। इसको मैं क्या मान लूं, इसको कुछ मान लेता हूं, लेमडा मान लेता हूं। सॉल्व भी कर सकता हूं पर अभी सॉल्व नहीं करूंगा, ये ऐसा लिख दिया। फिर निकाला n। n क्या है, n है ये, यहां पे रखना 1, तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर, a क्यूब, और a कितना आ जाएगा, यहां पर लास्ट में रखेंगे तो 19। अब इसमें से यदि मैं a कॉमन निकाल लूं तो 1, ये a क्यूब, a5, 1 a स्क्वायर, a4 और a9, a8 आ जाएगा, और बाहर a कॉमन, तो ये बनेगा 1 -4 आए, -4 का स्क्वायर, -4 की पावर 9 और बाहर आएगा a। तो ये टोटल आ जाएगा कितना, लिम्डा a आया, शायद कितना आया, ये लिम्डा a आया। देख लो जरा, देख लो यहां तक कितना आया, लिम्डा a आया। m कितना आया, -4 लिम्डा आए, और n कितना आया, लिम्डा a आया है। n कितना आया है, लिम्डा a आया है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, इसमें कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दिया जाए, जल्दी से बता दिया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। फिर से सुन लो जरा, ध्यान से सुन लो यार, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, बस एक तुम तालमेल बनाओ यार, बराबर है ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है। एम इतने सिंपल सोच रहा था आज, इतने सरल सवाल है कि, है ना। ये देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आया, -4 आए। आई का स्क्वायर करेंगे तो फिर आई का 4 करेंगे तो आई की पावर तो वही आएगा। ए क्यूब में एक ए एक्स्ट्रा हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ, पहले लिखा मैंने m, ए स्क्वायर -4, -4 का स्क्वायर, -4 का क्यूब, ऐसा ही -4 की पावर 10, -4 आई कॉमन निकाल लिया, तो इसको मैंने मान लिया लिम्डा, तो -4 लिम्डा आए। फिर यहां पर n निकाला, n कितना है, n है a क्यूब, a5, a9, इसमें से a कॉमन निकाला, ये आ जाएगा इतना, तो इसको बोल सकता हूं मैं लिम्डा है। मतलब मेरे पास दोनों रिजल्ट आ गए आपके। m बराबर क्या निकाला है, m बराबर -4 लिम्डा आई बोल दिया है, और n बराबर 4a बोल दिया है। अब देखो mn कितना है, तो mn है -16 लिम्डा और a। अच्छा a i और i a दोनों सेम ही होता है, ए आई और आई ए दोनों सेम ही होता है, तो इसी को मैं एन एम भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एन एम भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, एम एन स्क्वायर कैसा होगा, तो एम एन स्क्वायर की बात करूं मैं, एम एन स्क्वायर कैसा होगा, तो ये रहा एम और ये रहा एन,
एम एन आपके सामने है, इसको लिखा एम एन और एन, दो बार लिखो। और इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, एम एन स्क्वायर ही है ना, एम एन स्क्वायर ही है, तो इसको लिख सकते हो एन एम और एन। एक बार फिर चेंज कर सकते हो, एन एन और एम, मतलब एन स्क्वायर एम लिख सकते हो, क्योंकि कैसा है ये आपका कम्यूट है, मतलब एम एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एम आ रहा है, मतलब ये आपका कैसा है, सम्मित है, सममित है। सम्मित है क्या, इकाई भी है क्या, तो इकाई तो नहीं यार, एम एन ये है, इसमें आप ए का इंटू करोगे, मतलब कौन सा आएगा आपका, क्या जाएगा, सम्मित आव्यूह है पर इकाई आव्यूह नहीं है, विकाई आव्यूह नहीं है। बोलो क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? ये भी आपका सीधा क्वेश्चन था, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। फिर आगे देखो, 3/3 का एक आव्यूह है जिसमें केवल 3 टर्म ले रहे हैं, -1 0 और 1 ऐसा ले रहे हैं। इन 3 में से निकाल रहे हैं कितने, मतलब या तो -1 ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं, और 3/3 का क्या बना रहे हैं, एक आव्यूह बना रहे हैं। और इस तरह के आव्यूहों की संख्या बताना है कि सभी पदों का योग 5 हो, सभी पदों का योग 5 हो, ऐसा होना चाहिए कि सारे पदों का योग कितना हो, 5 हो। तो यार हम क्या करें, 1 लेंगे, 0 लेंगे या 1 लेंगे। और एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊं कि इस तरह से कुछ बनाएंगे, a बराबर 1 0 0 -1 -1 0, ऐसा कुछ भी बना सकता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ऐसा बनाया। अब इनका सबका जोड़ करूं तो कितना आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा, जोड़ 5 आना चाहिए, जोड़ 5 आना चाहिए, इन सभी का योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यहां योग 5 नहीं आ रहा है। -1 0 और 1 को लेकर, -1 0 और 1 को लेकर हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, इन तीनों को लेकर मैट्रिक्स बनाना है। और वो सारे कितने मैट्रिक्स होंगे जिनमें सभी पदों का योग 5 आए। तो देखो कब कब आ सकता है, कब कब आ सकता है भाई, टोटल तो 9 होंगे, है ना। केस क्या क्या हो सकता है, 1 आ जाए 5 बार, 0 आ जाए 4 बार, और -1 नहीं आए, -1 नहीं आए, तो ये कैसा हो जाएगा, 9 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 5 आए हैं 1 और 4 आए हैं कितना, 0। केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड हो जाए 1 आ जाए 6 बार, तो 1 आए -1, 1 आए -1, और 0 आ जाए कितने, तो 0 आ जाए 3, 0 आ जाए 2, 1 आ जाए 6 बार, है ना, -1 आ जाए 1 बार, और 2 आ जाए 0 बार, तो 6 -1 अभी भी 5 होगा। इसका अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, जो रिपीट हो रहे हैं। फिर तीसरा देखें, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तीसरा केस 1 आ जाए 7 बार, और अब 0 नहीं आए, 0 आए ही नहीं, है ना, और -1 आ जाए 2 बार, ये भी हो सकता है, -1 आ जाए 2 बार, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, इन तीनों को जोड़ दो, बस इन तीनों को जोड़ दो, बात हो जाएगी। देख लो ध्यान से, इन तीनों को लाना है मुझे, जोड़ चाहिए 5, 5 जोड़ होने के लिए या तो पांचों की पांचों 1 हो और 4 0 हो, -1 हो ही नहीं, या फिर 6 1 हो, 2 0 हो और 1 -1 हो, 1 -1 हो, या फिर 7 1 हो, 0 नहीं हो और 2 -1 हो। इन 3 कंडीशन में योग कितना बन सकता है, तो 5 बन सकता है। इन सब का सम कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा, इन सब का सम कर लो, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे आंसर, निकाल लोगे आंसर, निकाल लोगे क्या, इसको सॉल्व करना है क्या मुझे, इसको सॉल्व करना है क्या मुझे, सॉल्व तो नहीं करना है क्या, आंसर एक बच्चा बता भी रहा है, भरोसा कर लूं क्या, 414, क्या आंसर आ रहा है, 414 लिख दूं यहां, 414 ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। इस क्वेश्चन मतलब टाइम अपने को देखना है। अब ये क्वेश्चन है आपका रेखिक समीकरण,
और अच्छा, अब अतुच्छ देखो भाई, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल समझ लो। अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल समझ लो। आपको पहले कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस वाली बात तो आपको समझ में आ गई है ना। क्या करना है, डेल्टा जीरो लेना है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के ऊपर हमें विचार करना है, और वहां से सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, वहां से डिपेंड करेगा कि क्या सॉल्यूशन आएगा। वो पहले वाली थ्योरी मैंने अच्छे से समझा दी। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की भी समझ लो थ्योरी, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की भी बेटा थ्योरी समझ लो। कैसा है, अब तीन इक्वेशन ऐसी है, ध्यान से सुनो, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल को भी समझ लो। ये तीन इक्वेशन होमोजीनियस है। कैसी है, होमोजीनियस है, मतलब समघात है, समघात है। ये तीन इक्वेशन है, इसमें सब में बराबर जीरो ही है, इसमें सब में बराबर जीरो ही है। मतलब आप ऐसा समझो कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तो जीरो है। मतलब आप इसमें ऐसा देखो आप कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड को जीरो जीरो रखने पर ये तो सॉल्यूशन इसका होगा ही होगा। मतलब एक हल तो क्या है, इनका तीनों का एक सॉल्यूशन है जो फिक्स है। क्या है वो, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो, ऐसा है। इसे बोलते हैं ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तुच्छ हल बोलते हैं इसको। एक हल तो इसका है ही, तुच्छ हल या अशून्य, मतलब ये शून्य हल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, शून्य हल। मतलब तीनों की वैल्यू कितनी, जीरो जीरो जीरो, और ये हर हाल में होगी। इस होमोजीनियस की एक वैल्यू फिक्स है, वो कितनी होगी, जीरो जीरो जीरो, है ना। लेकिन कभी इसमें डेल्टा अतुच्छ, केवल अतुच्छ हल होने के लिए डेल्टा जीरो नहीं होगा बेटा। ये इनकंसिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। एक सॉल्यूशन आएगा, कब एक सॉल्यूशन आएगा, जब डेल्टा बराबर नहीं होगा जीरो के, और वो सॉल्यूशन होगा एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो। इसको ही हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन यदि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर जो इसका हल है जीरो 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 के अलावा भी है। जीरो 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 तो है ही अभी भी, लेकिन उसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, एक लाइन निकलेगी पूरी, और इससे बोलेंगे अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अनंत हल भी बोल सकते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अनंत हल बोलो, अशून्य हल बोलो, अतुच्छ हल बोलो, अनंत हल बोलो, सब बात एक ही है। ये नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल की स्टोरी है, ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की स्टोरी है। ऐसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन परमानेंट है, जो है एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तुच्छ हल है इसका ये एक। लेकिन इसके अतुच्छ हल भी हो सकते हैं, जीरो 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 के अलावा। कब हो सकते हैं, जब डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो जब भी आपको ये पॉइंट आए, आपको ध्यान रखना है डेल्टा बराबर मुझे जीरो रखना है। जैसे यहां पर ऐसा ही बोला है, यहां पर ऐसा ही बोला है कि इसके कैसे हल है, इसके कैसे हल है, अतुच्छ हल है, ऐसा बोल दिया। अशून्य हल भी बोल सकता था, अनंत हल भी बोल सकता था। उस सारे केस में इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। किसका, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन 3 थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर 4 साइन 3 थीटा। लास्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर
1 प्लस 4 साइन 3 थीटा, ये बराबर 0 रखना है। इस पूरी की कहानी से ये मतलब है, इस पूरी कहानी से ये मतलब है। मतलब आपको देखो, जब भी अतुच्छ हल आए, नॉन ट्रिवियल लिखा हो तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं मतलब आप छोटी सी बात समझ जाओ ना यार। यदि ऐसा बोला है कि तुच्छ हल है तो x0 y0 z0 बस। और यदि आपसे ऐसा बोला है अतुच्छ हल है, अनंत हल है, अशून्य हल है, तो डेल्टा बराबर 0 रख लो होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर। दोनों बातें बता दी मैंने। पहले आपको इक्वेशन वाली क्रेमर रूल वाली बात भी बराबर बता दी, परफेक्ट बात थी। और यहां भी मैंने आपको बता दी। मतलब एक एक बात आपके सामने बराबर सामने आती जा रही है। अब इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो यार इसमें कम से कम 0 बनाने की कोशिश करूं मैं। देखो इसमें से इसको माइनस करूं, कुछ भी करो आप, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। R3 में से R2 माइनस करता हूं तो ये बनता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन 3 थीटा। ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 3 थीटा 1 प्लस, इसको माइनस करता हूं तो ये बनता है 0 माइनस 1 और 1। एक बार में इन दोनों को ऐड करके एक और 0 बना देता हूं। C2 प्लस C3 करता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 0। और ये हो जाएगा, इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 3 थीटा और 1, यहां पर कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 3 थीटा और ये फिर से आपका आ गया 0 तो 4 साइन 3 थीटा 4 साइन 3 थीटा और 1 ऐसा आया। और बराबर कितना है 0 है। मतलब मुझे केवल इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना है मतलब मुझे कितना सॉल्व करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 3 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 3 थीटा बराबर 0 है। ऐसा है, देख लो। इसको सॉल्व करना है मुझे, इसको सॉल्व करना है। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। आगे सॉल्व करूं तो देखो ये आएगा पहले 1 के साथ, पूरा मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ पहले 1 का करो, बस बराबर 0 लिख दिया। क्यों बराबर 0 लिख दिया? देखो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना और ये दोनों हो जाएगा 1 तो 2 प्लस 4 साइन 3 थीटा तो साइन 3 थीटा बराबर -1/2 तो 3 थीटा क्या आएगा? अब साइन नेगेटिव कब होता है? साइन नेगेटिव होता है यहां पे होता है साइन दोनों में पॉजिटिव, थर्ड में होता है नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहां होता है? थर्ड में होता है। और जरा देखना, जरा यहां पर कुछ दिया भी होगा एंगल 0 से π/2। तो जब 3 एंगल होगा तो π/, कौन से वाले में? थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल आ रहा है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी होती है? तो π + π/6 मतलब 3 थीटा बराबर 7 π/6 तो थीटा बराबर 7 π/18। ये इसका आंसर आया है। बोलो भाई, आया है? क्लियर है? समझ में आया है? क्लियर है? क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब पूरा ये बताया है। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मैं आपको केवल बताता जा रहा हूं, केवल आपको यहां पर हिंट देता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। ठीक है? क्योंकि अब बच्चे क्या है, जो बच्चे पढ़ने वाले वो तो बिल्कुल अब बिल्कुल आ गए हैं ट्रैक पर अभी तक और बिल्कुल पढ़ने लगे हैं। अब इसके बाद भी जो अभी ट्रैक पर नहीं आया है उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो कर रहे हैं वो बराबर ट्रैक पर आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? आप पढ़कर भी आए हैं और अभी भी यहां पर कथा आपको समझ में आती जा रही है ना? आगे देखिए, ये क्वेश्चन सेम है एज इट इज है। पहले बताया, देखो मैं इसलिए लाया हूं कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है।
ये भी देखो अभी भी ये कैसा है, तो अभी भी ये आपका कैसा है, आपका लाम्बिक अवयव है। लाम्बिक अवयव देख लो इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब ए और ए ट्रांसपोज अभी भी 1 है, आए है। और बी की पावर एन भी देख लो, बी की पावर कितना है 2021 लिखता हूं मैं सीधे। ये भी वही मैट्रिक्स है जो मैंने स्पेशल मैट्रिक्स बताया आपको, 1 0 2021 आए और 1 है, ऐसा है। फिर से वही है और इसका व्युत्क्रम निकालना, व्युत्क्रम निकालना मतलब केवल इसमें क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब ये आंसर इसका आ जाएगा। ऐसा होगा क्वेश्चन। अब यदि समझ में आया तो एक बार में होगा, एक बार में होगा, बस 2 लाइन में आंसर, आंसर मालूम पड़ गया, आंसर मालूम पड़ गया। भाई इसका डिटर्मिनेंट तो 1 है, एडजॉइंट निकालना है, 1 1 को चेंज करोगे, इसके साइन बदलोगे, इसका साइन बदल दिया, ये आंसर आ गया। ऐसा क्विक क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन फिर से आ सकता है, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, फिर आगे देखें, इस क्वेश्चन में भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो जरा, इसके भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या -π/4 से π/4 में। बातें मत करो, चलो क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन करके बताओ। हिंट दे देता हूं, एक बार तीनों को जोड़ लो, R1 + R2 + R3, हेल्प कर देता हूं, R1 + R2 + R3 जोड़ लो और आंसर बताओ। जो बराबर बिल्कुल लगाए हुए, दिमाग लगाए हुए, मतलब नजरें स्क्रीन पर गड़ाए हुए, मेरी बात एक एक सुन रहे हैं, वो बात समझ गए मैंने क्या समझाया, वो बात पूरी तरह से समझ गए। मैंने मैट्रिक्स में क्या क्या बता दिया, ट्रांसपोज वाला बता दिया, आपको सम्मित विषम सम्मित का क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता दिया, और क्रेमर रूल कैसे लगेगा वो बता दिया, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे लगेगा वो बता दिया। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। यदि आप जागृत हो, बिल्कुल अवेयर हो, तो आप पूरी बात समझ गए, है ना। अब मतलब इधर उधर की मतलब पंचायत करने से कोई मतलब नहीं है, आपने पूरा मैट्रिक्स पहले सब पढ़ा है। अभी मैं आपको क्लू जो जो देता जा रहा हूं, उससे आपके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम के लिए, ये मैं बता रहा हूं। और जैसे आपका ये अटेम्प्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से वापस से तुरंत से रिवीजन चालू कर दूंगा मैं, तुरंत से फिर से रिवीजन चालू कर दूंगा। पर अभी आप है ना इस एग्जाम को बिल्कुल मतलब स्ट्रेस में मत लो, मतलब बगैर उसके मतलब अच्छे से करो, बस आप डरे बिना करो, मतलब है ना कि अब तो कुछ जो होना है हो जाएगा, पूरा अपना कॉन्फिडेंस रखो। बेटा मैथ्स के सारे सवाल इन्हें थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो 90% तक क्वेश्चन आपसे बराबर बन सकते हैं, यदि मैंने जो पढ़ाया आपने बराबर कर लिया है तो। मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं यदि आप बराबर समझते जा रहे हो, और इतने चैप्टर आपके रिवाइज भी हो चुके हैं, रिवाइज भी हो चुके हैं। इसका सॉल्यूशन है बी सॉल्यूशन। 52% बच्चे बराबर बता रहे हैं बी सॉल्यूशन। माही, शुभम, सत्यकीर्ति, कृष्ण, एपी ठाकुर। यदि आप ऐसा रोज पढ़कर आ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर भी देख रहे हो, लेकिन साथ में क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। देखो आंसर तो आप देखकर भी बता सकते हो, PYQ से ही, लेकिन यदि साथ में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और फिर भी आंसर बता रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यहां पर मैंने तीनों को जोड़ा, जैसे R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ दिया R1 की जगह, तो ऊपर सब में आएगा sin x और 2 cos x, क्या आ जाएगा, तो मैं उसको बाहर ही लिखूंगा सीधे, +2 cos x, और यहां लिखूंगा 1 cos x और cos x, और यहीं पर मैं एक काम करता हूं, इसमें से चलो अभी लिख देता हूं 1 sin x cos x और 1 cos x और sin x। अब मैं इन दोनों को 0 बना सकता हूं, कैसे, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करके। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, बराबर क्या है 0 है, तो ये क्या बन रहा है 1 cos x, 2 मैं 0 बनाना चाह रहा हूं, इसमें माइनस कर रहा हूं तो 0 sin x - cos x और 0 बन रहा है, इसमें माइनस कर रहा हूं तो 0 0 और sin x - cos x बन रहा है। तो ये क्या आ रहा है sin x + 2 cos x और एक आ रहा है sin x - cos x। बराबर 0। यहां पर आप देखो दोनों को आप अलग अलग करो तो tan x बराबर -2 आ रहा है, मतलब 45 के बाहर जा रहा है। tan 45 1 होता है, 45 के बाहर जा रहा है, -45 से ऊपर जा रहा है। और एक आ रहा है tan x बराबर 1, मतलब ये π/4 आ रहा है, मतलब एक रिजल्ट आ रहा है π/4।
यदि मान लो यहां पर इक्वल नहीं लगा होता तो फिर जीरो रिजल्ट हो जाता, वैसे इसमें दिया ही नहीं है, पर अभी यहां एक रिजल्ट आ रहा π/4। -2 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 1 से बड़ा है, मतलब π/4 से बड़ा एंगल होगा, मतलब इधर π/4 से छोटा एंगल होगा, इसलिए ये नहीं लिया है ना। 1 से, यदि -1/2 होता तो फिर लेते अपन, क्योंकि फिर वो क्या आ जाता, -π/4 के अंदर आ जाता। यहां पर क्या ध्यान रखना था कि ये वैल्यू आपको जज करना थी कि इस इंटरवल में आ रही है या नहीं आ रही है, इतना देखना था, बस इतनी सी बात थी। ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, ट्रेस वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ट्रेस वाली। जल्दी से ये क्वेश्चन भी करके बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। बातें बिल्कुल मत करो, फटाफट समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट में भी यदि आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ में आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा, और क्या चाहिए। हाँ, इसका जवाब बताओ। मैंने आपको बताया है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है वो खास बात है, क्या ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कैसे करेंगे देखें जरा, मतलब इतनी देर में कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे कि नहीं। इसका आंसर तो शायद मेरे हिसाब से, देखता हूं आंसर क्या आना चाहिए इसका। आंसर इसका शायद मेरे हिसाब से तो 2 आना चाहिए यार, अभी मुझे मालूम नहीं है, सॉल्व करेंगे अपन, देखेंगे। ये आंसर है इसका। कम बच्चे जवाब दे पाए, फिर भी 43% जवाब दिया है। चलो अब देखो कैसा करोगे। ट्रेस मतलब क्या होता है, विकर्ण के अवयवों का जोड़। अब इसमें आप ऐसा करो, ध्यान से सुनो, दोनों को सॉल्व करो, a+2b और 2a-b, a निकालो और b निकालो, और फिर दोनों के विकर्ण जोड़ो और ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी कर दो। एक तरीका तो ये जो लेंदी तरीका है, बड़ा तरीका है, टाइम ज्यादा लेगा। पहले आप दोनों को सॉल्व करोगे, पहले ए और बी निकालोगे, फिर विकर्ण के अवयवों को जोड़ोगे। दूसरा तरीका कि आप इसमें ले लो दोनों तरफ ट्रेस a+2b ले लो, और ट्रेस क्या होता है, विकर्ण के अवयवों का जोड़। ट्रेस को आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, तो ट्रेस a+2 ट्रेस b, ये ट्रेस की प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा कितना, -1। ट्रेस है तो आप डिवाइड कर सकते हो, ट्रेस मतलब विकर्ण के अवयवों का जोड़, ए के विकर्ण को जोड़ो +2b के विकर्ण को जोड़ो, मतलब ऐसा ही आएगा। दूसरा यहां पर आ जाएगा कितना, 2 ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, और ये कितना आ जाएगा, तो इसको भी ऐड कर लो, 2 और 2 4 में से एक गए 3, इनको सॉल्व कर लो, ट्रेस ए ट्रेस बी डायरेक्ट निकाल लो, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी आ जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व करोगे, ट्रेस ए और ट्रेस बी कितना आएगा यार, ट्रेस ए मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए इसमें, ट्रेस ए क्या आएगा इसमें, तो ट्रेस ए -1 चाहिए ना, और यहां 3 चाहिए, तो क्या लिखूं 1 और -1 है क्या, ये देखो 1 -2 -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल यही है। तो ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी बराबर 1 + 1 मतलब 2, इसका आंसर ऐसा। देखो अब 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया, 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। क्या कर रहे हो यार, आपस में क्यों बात कर रहे हो, आपस में बात क्यों कर रहे हो।
अब 2-4 दिन बचे हैं, उसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बस उसको रिस्पांस मत दो, उससे वो और ज्यादा सिर पे, मतलब उसको और क्या लगेगा कि हाँ मुझे रिस्पांस दिया रहा। ऐसे लोगों को रिस्पांस नहीं देना, अपना अपना हमारा वर्क करना है। ये वीरेंद्र बहुत बढ़िया बेटा, इधर ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अवयव ए है, दिया है ना। ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है 1 माइनस अल्फा और अल्फा बीटा। ए और ए ट्रांसपोज बोला है I2। अब समझ, आप क्या क्या समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? ए और ए ट्रांसपोज बोला है I2। एक तो आपका तरीका ऐसा भी हो सकता है बेटा, इनका स्क्वायर करके लिखो, वो आना चाहिए 1, है ना। मतलब यहां से स्क्वायर करके लिखो, कितना आना चाहिए? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1। तो वहां तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो मैं ऐसा बोलूं ना, ये आपका क्या दिख रहा है? ऑर्थोगोनल दिख रहा है। ऑर्थो दो तरह से बता रहा हूं, ऑर्थोगोनल दिख रहा है। मेथड 1, मेथड 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1। इनका स्क्वायर होना चाहिए 1। तो अल्फा स्क्वायर हुआ 1, अल्फा आया प्लस माइनस 1 और बीटा आया 0। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आगे वाले को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। 1 प्लस 0, आंसर आया 1। ये देखो 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। क्या है ये? लंबिक अवयव है। स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और आपस में मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? या फिर बच्चा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ए और ए ट्रांसपोज निकालो यार, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा, और फिर क्या लिखोगे? 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा। इसको बराबर क्या लिखोगे? 1 0 0 1। सॉल्व करोगे इसको, क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और इसका इसमें करेंगे अल्फा माइनस अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके बराबर इसको कंपेयर कर लो, वही आ गया। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा माइनस अल्फा बीटा बराबर 0, और यहां से ये इससे आया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस, बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका। अल्फा 0 आ रहा है, बीटा 1 आ रहा है, तो 1 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? तो अल्फा 0, हाँ अल्फा 0 आ रहा है और बीटा 1 आ रहा है, अल्फा 0 आ रहा है और बीटा 1 आ रहा है। वेरी गुड। वो यार मैं फ्लो में अल्फा 0 आ रहा है और बीटा स्क्वायर 1 आ रहा है, तो भी 1 0 प्लस 1 मतलब 1 आंसर है। अल्फा 0 आ रहा है और बीटा 1 आ रहा है, अल्फा 0 आ रहा है और बीटा 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तब तो छोड़ के जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे या छोड़ के आओगे? क्वेश्चन के टाइप में आपको सारे लेकर आया हूं, जैसे जैसे टाइप आए, है ना। अब देखो इसका कैसा, एक हल है या ज्यादा हल है, एक हल है या ज्यादा हल है, वो डिपेंड करेगा डेल्टा पे, डिटर्मिनेंट पे। देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अब मैं आपको एक बहुत जोरदार चीज सिखाने जा रहा हूं, वो आप देखोगे तो मजा आएगा। 2 3 2 3 2 2 और 1 माइनस 1 4। पहले तो मैं इसको सॉल्व, डेल्टा तो सॉल्व कर ही लिया करो, डेल्टा तो सॉल्व कर ही लिया करो, सीधे ही करो यार। 2 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 3 12 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना हुआ? 10 2 जा 20, ये हुआ 30 प्लस हुआ 20 बराबर 0। मतलब एक तो ये आ गया 0, 0 आया, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है क्या है? 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। 5 2 जा 10 ना, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 2 8 इंटू 0, 2 8 इंटू 0। अब इसके कितने हल होंगे अनंत, इसके कितने हल होंगे ये हमें देखना है ना। डेल्टा कितना निकाला है हमने? 1 माइनस, एक बार चेक कर लो, 8 प्लस 2 10 20
जीरो कैसे आ चुका है? 2 3 2 3 2 2, 2 8 प्लस 2, 10 2 जा 20, फिर 3 12 माइनस 2, 10 3 जा 30। अच्छा ये माइनस का है ना, माइनस का 10 मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। कितना आएगा ये आया है माइनस का 20। तो डेल्टा 20 है मतलब एक हल है, यूनिक हल है, अद्वितीय हल। क्या हो गया ये? अद्वितीय हल। बोलो बच्चों, पहले यहां तक बात क्लियर हुई क्या? अद्वितीय हल है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। कितना है? यूनिक सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब जरा मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो देखो, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको उस बात पे जरा गौर करो, इस बात पे गौर करो। माइनस 20 आया है, कोई हल नहीं है, ये बात तो सही है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं उस पे गौर करो। क्या होगा? अब आपको निकालना है अल्फा, एक ही हल है, एक ही हल है ना। अब आपको अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। अब वो अल्फा बीटा गामा निकाल, अब देखो यहां पर ये दिखा है कि अद्वितीय हल है, तो हमको ये तो दिख रहा है कि एक ही हल है, लेकिन यार ये भी तो पॉसिबल है कि एक हल ये है, यही हल है और इसको सेटिस्फाई करे। तो अब जरा यहां पर थोड़ा सा वॉच करा करो। कभी कभी क्या होता है, सॉल्व पूरा मैं यहाँ पे पहले डेल्टा एक्स निकालूं, फिर डेल्टा वाई निकालूं, फिर डेल्टा जेड निकालूं। एक हल है ये तो बात पक्की हो गई है ना, लेकिन एक हल ऐसा भी तो हो सकता है जो 12 को संतुष्ट करता हो। तो यहां जरा थोड़ा सा गौर करो। यहां पर देखो 2 और 3 5 है, यहां 3 2 5 है और ये 0 है। और यहां पर देखो यदि मैं इसको यहां डबल कर दूं तो 2 2 जा 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और यहां 0 हुआ तो ये 2, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि x1 y1 और z2 लेके देखो तो देखो ये हो जाएगा 5 और 2 दूनी 4 9, ये भी 5, 3 + 2 5, 2 दूनी 4 9, इसको भी चेक कर लो। 1 - 1 0, 4 2 जा 8, मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। और ये इसके बराबर 12 नहीं आता, मतलब कौन सा सॉल्यूशन है? केवल एक हल है, केवल एक हल है। मतलब क्या बोला मैंने, क्या सिखाने की क्या कोशिश करी? इक्वेशन पे थोड़ा सा नजर डाला करो तो हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन उसमें दिख जाए, मैं ये बोल रहा हूं। और आपको ये तीनों निकालना नहीं पड़े, ये तीनों निकालना नहीं पड़े। कभी कभी इक्वेशन पे नजर डाल के देखा करो, हो सकता है आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दिख जाए, मिल जाए। जैसे यहां दिख रहा था मुझे 3 2 5 दिख रहे हैं, यहां दोनों 5 और यहां 9 है, 5 घटा रहा हूं 9 में से तो 4 आ रहा है, देखो यहां 12, तो 1 1 2 ऐसे निकाला। ऐसा दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, है ना। ये बात आपको स्पेशल बताई मैंने कि ऐसा भी आपको वॉच करते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को मैं करवा चुका हूं, इस इक्वेशन को मैं बता चुका हूं, पर फिर भी आप करो सॉल्व। इसको क्या करोगे? देखो आप यहां पे अंतर देखो, यहां पर एक एक्स बढ़ गया और एक 1 बढ़ा, यहां पर भी एक एक्स बढ़ चुका है और एक 1 बढ़ चुका है। मतलब आप उल्टा आ जाओ, क्या करो, पहले C2 में से C3 में से C2 घटा लो और फिर C2 में से C1 घटा लो। मतलब ऑपरेशन कहां से शुरू करो? ऑपरेशन लगाना यहां से शुरू करो, इसमें से इसको घटाओ। ये कितना होगा? x - 1, ये भी कितना होगा? x - 1, और ये कितना होगा? इसमें से इसको घटाओगे 5x - 9, ऐसा होगा। इसमें से इसको घटाया मैंने, x - 1, x - 1, 5x - 9, ये इसमें जोड़ के देख लो तो ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओ, x - 1, x - 1, भाई x - 1, x - 1, और यहां पर 2x - 3, और यहां पर क्या आया? x - 2, 2x - 3 और 3x - 5। अब इसमें तो नहीं घटा सकते, अब इसमें से इसको एक बार और करो, x - 2, 2x - 3, 3x - 5, x - 1, x - 1, 2x - 3, ये होगा 0, ये होगा 0, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3x - 6 आएगा शायद।
3x माइनस 6 आएगा और बराबर कितना दिया है, ये ऐसा दिया हुआ है जो भी दिया है। पहले अभी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो आप इसमें ध्यान से देखो तो ये कितना है, ये कितना है, डेल्टा कितना निकला है। तो केवल किसको, इसको ही सॉल्व करना है। तो 3x माइनस 6 के लिए सॉल्व करना है ना। इनको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और 2x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व करना है और हमें b और c बताना है, b और c बताना है। इससे सॉल्व करना है और हमें b और c बताना है। तो ठीक है, ये है 3x माइनस 2, x माइनस 1 कॉमन बेटा, और क्या बचा। अब इसको आप सॉल्व कर लो और कंपेयर कर लो यार, b क्या आएगा और c क्या आएगा, b क्या आएगा और c क्या आएगा, कर सकते हो। b क्या आएगा और c क्या आएगा, कर सकते हो आप। हम इसको सॉल्व कर लो और ऊपर वाले से इसको देख लो, ये कितना आ रहा है, ये कितना है, माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया। अब मैं बी निकालता हूं डायरेक्ट। बी मतलब बोले तो क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कब आएगा, देखो एक्स स्क्वायर आएगा -3, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो +3 एक्स स्क्वायर इन दोनों से आएगा, तो -x स्क्वायर 3, और एक्स स्क्वायर एक बार इन दोनों से आएगा, -4 3 जा कितना हो जाएगा, +12 15। सी कैसे आएगा, सी मतलब एक्स, एक्स कैसे आएगा, इससे आएगा, तो -12, और x किससे आएगा, x आएगा, x कहां से निकलेगा इसमें, 4x में 1 का इंटू होगा तो +4 मतलब -12, है ना। फिर x कहां से आएगा, 4 में x का इंटू होगा तो 4 -12, कितना आया यार ये, एक्स स्क्वायर सही लिया था ना मैंने, -3 +3, एक्स स्क्वायर 4 3 जा 12, इसको माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, b प्लस सी। कहां गड़बड़ हुआ यार, बोलो बच्चों, हो जाएगा क्या, क्या आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या है देख लेते हैं यार। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ क्या यहाँ, कुछ कैलकुलेशन देखो यार, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ जा रही क्या। कैलकुलेशन -x + 2 माइनस कॉमन x -2, x -2 3, x का कोएफिशिएंट -3 और थ्री और +12, चेक करो यार ए और बी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप तो ये बताओ, समझ में आया। समझ आया क्या, यहाँ आंसर ऑप्शन में तो ऐसा दिया है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये -3 ही दिया है ऑप्शन में। अब वो चेक करना है मैंने कहां पर गलत किया है। अब बताओ यार कहां पे गलत लिखाया है, बताओ जरा।
कहां पर गलत लिखा है बताओ, हो तो जाएगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वन, एक्स माइनस वन, 5x माइनस 9, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, 2x माइनस 3। हो सकता है क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अपने आप आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा, कर लोगे आप, ऐसी कोई खास बात। अच्छा एक्स इसमें भी आएगा, ठीक है, कर लोगे। ये आप खुद स्वयं करें, है ना, इसको स्वयं करें, मैं अभी टाइम नहीं दे रहा हूं, और कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन है। हाँ, अब आगे देखो, ये मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने के लिए मैंने ये लाया हूं कि a बराबर यदि कॉस थीटा आई साइन थीटा और कॉस थीटा मतलब आई साइन थीटा और कॉस थीटा यदि है, ऐसा है, तो यहां पर भी आपका डी माइवर थ्योरम लग जाता है। मतलब यहां पर भी कितना है, a की पावर कितना लिया था, a की पावर 5 है, तो a की पावर 5 अभी भी जो है वो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा। ये भी आपका डी माइवर थ्योरम लग जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। और cos, अब देखो इसको यदि कंपेयर करें तो a और d ये कितना है, cos 5 थीटा है। b और c कंपेयर करो, कितना है, i sin 5 थीटा है। अब आप इनमें से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये भी 1 आ जाएगा, b आंसर आ जाएगा। x माइनस 2 होगा क्या, चलो यार वो तुम देख लो, x माइनस 2, वो तुम देख लो। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ, बस इससे ये वाली स्टेप आपको आना चाहिए। 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको दिख जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, दिख जाएगा। अच्छा ये कितना है, थीटा भी दे रखा था π/4, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी शायद, π/4 24 की, तो ऐसे ही हो गया। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वैसे ही 1 हो जाएगा ना, तो 5 थीटा रखूं चाहे नहीं रखूं। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन 2022 का, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखो, क्या बोला है, फिर से आया अशून्य हल। अशून्य हल बोले, अतुच्छ हल बोले, अनंत हल बोले, डेल्टा को हम 0 लेंगे। ये बात बार बार आती है क्वेश्चन में, और बच्चे केवल कंफ्यूज होते हैं, और क्वेश्चन इस पर से आ जाता है एग्जाम में। सिंपल होता है, बस केवल बात ध्यान रहे तो ये आराम से हो जाती है बात। यहां से हम k की वैल्यू निकालें पहले, 1 9 माइनस के स्क्वायर, 1 3 माइनस 3k स्क्वायर, और 3 1 माइनस 9 बराबर 0। 9 माइनस के स्क्वायर, 9 माइनस के स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 3k स्क्वायर, और माइनस 8 या 24 बराबर 0, बराबर 0। ये कितना आया, 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर 24 और 3 27 18, तो k स्क्वायर बराबर कितना आया, 9 आ गया। तो 9 आ चुका है, और क्या, तो 3 इक्वेशन बन चुकी है हमारी, x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0। एक और इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस 3y प्लस 9z बराबर 0, बस 2 को ले लेता हूं, 2 से रिलेशन निकाल लेता हूं। इसको मैं यदि माइनस करता हूं तो एक तो आएगा x बराबर 0, और 3 बार मल्टीप्लाई करके, और एक आएगा y प्लस 3z बराबर 0। तो x बराबर तो 0 हुआ, y बराबर माइनस 3z हुआ, तो y अपॉन z माइनस 3 हुआ। मुझे x प्लस वाई अपॉन जेड निकालना है,
तो 0 -3 -3 इसका आंसर आया, -3 इसका आंसर आया। -3 आंसर आया। यार फिर वही बात शुरू कर दी तुमने, एग्जाम पास में आ गई है, अब मैं चिल्लाऊंगा, है डांटूंगा तुमको। ऐसा कुछ था क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? अच्छा, सत्य नहीं है ये बताना है, तो यार अब ये चेक करो आप, फिर सत्य नहीं है ये बताना है तो आप फिर चेक करो इसमें, सत्य नहीं है ये बताना है तो फिर इसमें चेक करो, फिर कौन सा होगा? ए स्क्वायर, ये तो सही है, ये भी करेक्ट है। ए स्क्वायर -c²1 ये भी करेक्ट है, ये वाला है, फिर ये वाला है, ये तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। ये सत्य नहीं है बताना है, सत्य नहीं है बताना, तो ये आंसर है। हाँ, मैंने सारे चेक नहीं किए। सत्य नहीं है ये बताना है तो मैंने सारे चेक नहीं किए। 27, ठीक है, सत्य नहीं है ये वाला आंसर है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ए बराबर कितना दिया है? अब ये वाले क्वेश्चन आप खुद करके देखो यार, बड़े सरल सवाल है। होमवर्क 1, मतलब अब ऐसा कुछ खास बची नहीं बात, आप समझ गए। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब जरा चैप्टर पे डिस्कस कर लें थोड़ी देर, चैप्टर पे डिस्कस कर लें थोड़ी देर। कौन सा सॉल्व करूं बेटा, क्या सॉल्व करूं? क्वेश्चन चैप्टर पे डिस्कस कर लें, चैप्टर पर डिस्कस कर लें, जरा चैप्टर पर डिस्कस कर लो। रोज रोज पूछते हो तो आप इसलिए मैं देख लो। देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात, अब कोई कमेंट अभी नहीं करेगा, मैं मेरी पूरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे, वो तो होमवर्क आप कर लोगे। अब मैं बताने जा रहा हूं, एक ये वाला चैप्टर बड़ा शानदार चैप्टर है, जिससे आपके 2 क्वेश्चन आना है, औसत स्तर के क्वेश्चन आना। और सुनो इसमें मतलब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि वेक्टर के अंदर एक तो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट इस बार नहीं है, ध्यान से सुनो यार, केवल बेसिक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अभी जो मैं मास्टर एक्सप्रेस में भी उतना ही दे रहा हूं आपको, यहाँ जो रिवीजन करवाऊंगा वो भी मैं वही रिवीजन करवाऊंगा जो एग्जाम में आना। तो वेक्टर के क्वेश्चन 3D में हमको प्लेन नहीं पढ़ना, समतल हटा देना है। समतल हटा देना मतलब स्ट्रेट लाइन पे पूरा डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे डिस्कस करना है, और 100% इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला। एक अनुक्रम श्रेणियों में से एवरेज क्वेश्चन आता, पर आता एक आध ही क्वेश्चन है ना। इससे मैंने आपको टॉपिक भी बताता जा रहा हूं बेटा, टॉपिक भी बताता जा रहा हूं। वेक्टर में मैं कौन कौन से टॉपिक बता रहा हूं आपको? वेक्टर का इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्री मतलब जो है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणन और डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक बेटा, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक भाई, सारणिक, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। और आपस में ये बात मत करिए रविंश, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। तो ये वेक्टर और 3D, पहले वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चन, जिनको सिलेक्ट होना है वो मेरी बात ध्यान से सुनते जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, जितने मैंने आपको क्वेश्चन रिवाइज करवाए थे, जो आपको मैंने रिवीजन दिया था, वो रिवीजन अच्छे से देख लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक आध क्वेश्चन आएगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन पे मैं स्टार लगाता जा रहा हूं वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात सुनो, बहुत बढ़िया चीज है, इसके अंदर भी आपको टेंजेंट और नॉर्मल नहीं करना है, 3 चीजें करना है। एक तो रेट वाले क्वेश्चन करना है, रेट वाले क्वेश्चन करना है, एक आपको मोनोटोनिसिटी पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और एक आपको मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। 3 ये चीजें हैं और उन 3 पर से इस पे क्वेश्चन आएंगे। कॉपी पेन ले लो और लिखते जाओ,
लिखते जाओ तो आपको बात समझ में आती जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बिंदुओं के निर्देशांक, इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपको इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, वो सब चीजें होती हैं। तो वो इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। अब इसमें भी सुन लो क्या क्या करना है, टॉपिक भी बताता जा रहा हूं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने आया। इस जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं बोले जाए ना, वो केवल जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जो रिवीजन में कर रहे हो, वो क्वेश्चंस आप करके उतने रख लोगे। जो इंपॉर्टेंट बोले जाए ना, वो थ्योरी भी ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन भी करना है आपको, पीवाईक्यूज और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनको भी करना है। स्ट्रेट लाइन कोनिक में आपको मैं अच्छे से बता दूं, स्ट्रेट लाइन तो अपने को अच्छे से, स्ट्रेट लाइन में बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, मत करना, नहीं आ रहा है इस बार। एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती थी ना स्ट्रेट लाइन में, वो एंगल बाइसेक्टर पर ही आती थी, वो नहीं। और कोनिक सेक्शन में केवल मैं भी जो एक दिन में रिवीजन करवाने वाला हूं उससे देख लेना, केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन पे तीनों पे डिस्कस करना, वहां पर भी टेंजेंट और नॉर्मल की बात मत करना। क्वेश्चन नंबर आप मार्क्स इसमें आसानी से ले आओगे। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अभी उस हिसाब से ही तैयारी करना है, अभी इस हिसाब से ही तैयारी करना है ना। क्या क्या करना है बता दिया मैंने। वेक्टर में आपको क्या नहीं करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट रहने देना, और 3D में प्लेन मत हाथ लगाना। अभी तो एग्जाम आ गई ना, अभी फिलहाल के लिए प्लेन मत हाथ लगाना, प्लेन से स्ट्रेट लाइन रिलेटेड है वो मत करना। अनुक्रम श्रेणी जितना मैंने बताया है वो वाले चैप्टर वहां से रिवाइज कर लेना, जितना मैंने रिवीजन में करवाया वहां से कर लेना। इसमें 3 बातें पढ़ना, रेट वाले क्वेश्चन जो कि आसान होते हैं, रेट वाले, मोनोटोनिसिटी एक दिष्टता, और मैक्सिमा एंड मिनिमा महत्तम और उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इन 3 पर ये क्वेश्चन करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ विशेष नहीं आता है ना। पॉइंट वो क्या है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन है। स्ट्रेट लाइन में बाइसेक्टर की बात छोड़ दो, बाइसेक्टर के अलावा बाकी स्ट्रेट लाइन पढ़ो। और कोनिक सेक्शन में केवल और केवल आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बात करना, और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अभी जो मैं आप कोनिक सेक्शन का मैंने इधर भी जो लेक्चर डाला है, अभी कब बताने वाला हूं मैं, अभी कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो जो कोनिक सेक्शन से आती हैं। अपन आखिरी में लास्ट में करेंगे ताकि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बिल्कुल याद रह जाए। तो ये 3 चैप्टर हो गए मार्किंग वाले। चैप्टर भी बता रहा हूं इनमें से कौन कौन से करना है यार, ये मैंने आज जितना बताया ना वही है। और देखो सरल क्वेश्चन है ये, देखो 40% क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे। ये आपको पहले 40% आप इससे कवर कर लेंगे, है ना। 30% ये, और ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आप तो ये कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अभी जो मैंने आज जितने टाइप बताए हैं वो सारे टाइप, इसको भी मैंने पढ़ाया। बायनोमियल थ्योरम पूरा रिवीजन में ही सब बता दिया मैंने, जो जो आ सकता है रिवीजन में ही सब बता दिया। तो ये वाला भी आपको करना है ना। इसे हम कल पढ़ने वाले हैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अवकलन तो आपको आना ही चाहिए। सांख्यिकी छोड़ना मत यार, सांख्यिकी से एक आध क्वेश्चन आता है। 1 या 2 लेक्चर दिए मैंने, वो 2 लेक्चर के नोट्स देखना है बस, तो उनको देखना है। तो ये सांख्यिकी छोड़ना मत। फिर क्वाड्रेटिक में जैसे जिन पे मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं, वो चैप्टर आपको केवल जो मैंने रिवीजन करवाया है उसमें से कर लेना। देखो पूरी पक्की स्ट्रेटेजी है, सारे चैप्टर्स आपके आप कवर कर सकते हो। यदि आप जबरन जिद पे ही अड़े हो तो बात अलग है, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, सब बातें कवर कर सकते हो। फिर थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन, ये वाला जरूर आप पढ़ना। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में यार मैंने योग की सीमा के रूप में इस बार हट गया है, और मैंने मास्टर्स एक्सप्रेस में उसको भी समझा दिया है। आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन मत छोड़ना यार। ये 5 चैप्टर भाई आएंगे, इनमें से 20%, लेकिन सब में से एक एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा। इन सभी में से एक एक क्वेश्चन तो, अच्छा ये परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, ये परसेंटेज फिक्स नहीं है बेटा, ये तो मैंने एक एवरेज बताया है। मतलब हो सकता है इस बार कोर्स चेंज हो गया, और वहां पर आईआईटी वालों ने भी नहीं बोला है कि इसमें से ही ज्यादा और इसमें से कम, पर कोर्स चेंज हुआ है तो हो सकता है उन चैप्टर से नहीं पूछे जाएं, इनमें से पूछे जाएं। इतने चैप्टर आपको खास करना है। और ये चैप्टर लास्ट में देखने वाले चैप्टर, आखिरी में करने वाले चैप्टर, आखिरी में करने वाले चैप्टर ये है। मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये मैं पढ़ाने वाला हूं, सब करवाऊंगा। जितना जितना मैं बताता जाऊं उतना उतना करते जाना, इसमें तो ऐसा ही है। अनिश्चित समाकलन का ऐसा यदि आपको आता है तो आ जाएगा,
और नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये थोड़े से 10% जो है इसमें से टिपिकल ही आते हैं, मैंने देखा है अधिकतर। पर फिर भी आप इनको पढ़ के जरूर रखना, पढ़ना जरूर, जैसे ये वाला जरूर पढ़ लेना, ये आसान पड़ता है ना। इतने चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ सारे आपके सामने क्लियर कर दिए हैं, सब बातें बता दी है। अब आप आपके हिसाब से तैयारी कर लेना। यही चैप्टर सारे हैं, सब चैप्टर है, जिनसे जो जो रिमूव हुआ है वो हटाते जाओ, है ना। एक एक चैप्टर कवर करते जाओ। बहुत सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आने वाले हैं, जो अभी आने वाला है, उनमें बाकी सारे चैप्टर भी कवर कर लूंगा, है ना। वेक्टर 3D बहुत कम पार्ट हो गया है, मास्टर एक्सप्रेस वाली बैच से ही पढ़ लोगे तो वेक्टर 3D पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाओ, कुछ ही दिन बचे हैं। हर तरह से मतलब अब यदि आप बराबर मैथ्स आपने कर रखा है तो पेपर आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब किस बच्चे ने कैसी तैयारी करी है ये आपका इंडिविजुअल है यार, है ना। पर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जेईई मेंस जो भी मैंने पढ़ाया है उसी के आसपास रहेंगे, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ, उन्हीं को करना है, पर बाकी जो चैप्टर, जो देखो जो चैप्टर जो मैंने स्टार लगाया उनको ज्यादा करना है। बाकी चैप्टर्स को केवल कितना करना है, जितना मैं रिवीजन में करवा रहा हूं, जितना मैं रिवीजन में करवा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी अभी अपन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।